हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की हमारी जो वीडियो होगी वो पार्ट 2 होगी फंडामेंटल राइट्स पे। कल हमने इसका पार्ट फर्स्ट किया था जहाँ पे हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और हमने फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स देखे थे। आज हम डिटेल्ड पढ़ेंगे आर्टिकल 12, 13, 14। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था तब कितने फंडामेंटल राइट्स थे। तो तब 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट था राइट टू इक्वलिटी। फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट था वो था राइट टू इक्वलिटी। उसमें कितने आर्टिकल्स आते हैं? उसमें 5 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 14 to 18। वैसे ही राइट टू फ्रीडम उसमें आते हैं 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25, 28, 25 to 28 आते हैं उसमें। वैसे ही कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये आर्टिकल 32 होगा ना कि 31। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो आर्टिकल 32 होगा। और जो ये राइट टू प्रॉपर्टी था अंडर आर्टिकल 31, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से डिलीट कर दिया था और इसको एक लीगल राइट बनाया था अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो प्रेजेंट में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक, नौ सबसे पहले आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या बताता है? आर्टिकल 12 हमें बताता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। वो जो हम कल पढ़ रहे थे ना स्टेट, तो उस स्टेट की डेफिनेशन में क्या आता है वो आर्टिकल 12 बताएगा। उसमें सबसे पहले आता है गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक, उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, ऑल लोकल बॉडीज़, चाहे वो म्यूनसिपैलिटीज़ हुई, पंचायत हुई या फिर कोई बोर्ड हुआ, ट्रस्ट हुआ, वो इसमें आएगा। फिर ऑल अदर अथॉरिटीज़ दैट इज स्टेचुटरी एंड नॉन स्टेचुटरी। ठीक है, वो भी आर्टिकल 12 में आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट अ प्राइवेट बॉडी, अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जगह बोला कि जो प्राइवेट बॉडी अगर गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहीं भी एक्ट करेगी उसको भी स्टेट की डेफिनेशन में माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई बोर्ड है, कोई ट्रस्ट है, अगर वो प्राइवेट है बट वो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है उसको भी स्टेट की ही डेफिनेशन में माना जाएगा। तो यही था आर्टिकल 12। इसमें बस यही था कि डेफिनेशन स्टेट की क्या होगी, उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बस यही था। जैसे उसमें पार्लियामेंट इंक्लूड होगा, गवर्नमेंट इंक्लूड होगी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट होगा, लोकल बॉडीज़ होंगी, बाकी स्टेचुटरी और नॉन स्टेचुटरी बॉडीज़ होंगी। ठीक है, नाउ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स। मतलब कि वो लॉज अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आ रहे हैं तो उनको अवॉइड किया जाएगा। वो कौन कौन से लॉज हैं? अब आपको जब पता होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था उससे पहले भी बहुत सारे एक्ट्स आए थे, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट्स हो गए, ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट हो गए, उनमें से भी कुछ लॉज थे। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ तब ये बोला गया कि अगर कोई ऐसा लॉ जो पहले से वहाँ पे प्रेजेंट है, अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट आ रहा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी जो ऐसा कोई लॉ जो गवर्नमेंट बनाए अगर वो फंडामेंटल राइट्स को डेरोगेट करेगा तो उसको वाइड कंसीडर किया जाएगा। अब देखो, ऑल लॉज इनकंसिस्टेंट और इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स शैल बी वाइड। ठीक है, और वाइड कौन करेगा? आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट करेगा और आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट डिक्लेयर करेगा। ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 एंड अंडर आर्टिकल 226 Supreme Court and High Court can declare a law unconstitutional and invalid on grounds of contravention of any of fundamental rights। अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं, ऐसा कोई भी लॉ होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 क्या कर देगा, क्या डिक्लेयर कर देगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है। आर्टिकल, अब लॉज कौन कौन से हैं? आर्टिकल 13 के अंदर लॉज किस किस को माना जाएगा, मतलब ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है? सबसे पहले उसमें जो लॉज हैं वो परमानेंट लॉज हैं। परमानेंट लॉज मतलब कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, ठीक है, उनको सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कंट्रावीन करेंगे किसी भी फंडामेंटल राइट को। ठीक है, इसमें एक लॉ सिर्फ जो इंक्लूड नहीं होगा वो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उसमें इंक्लूड नहीं होगा, बट वो इंक्लूड तब होगा अगर वो किसी ऐसे फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हो। मैंने आपको कल बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर
कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा पार्ट है जो सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम खुद डिसाइड करेगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर आता है, इसको तुम वायलेट नहीं कर सकते हो, इसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ लॉ। सेकेंड टाइप ऑफ लॉ हो गए टेम्परेरी लॉज। अब आपको पता होगा जब कोई हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं होते हैं, तब अगर कोई लॉ बनाना होता है तो कौन लॉ बनाता है? तब या तो प्रेसिडेंट लॉ बनाता है, वो पार्लियामेंट में लॉ बनाएगा, और गवर्नर लॉ बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, ठीक है। और वो लॉज क्या कहलाए जाएंगे? उन लॉज को बोलेंगे ऑर्डिनेंसेस। ये प्रेसिडेंट के लिए अंडर आर्टिकल 123 आता है, और अंडर गवर्नर 213 के अंदर ऑर्डिनेंसेस बनाता है। ऐसे लॉज भी इनकॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड करार दिए जाएंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन कर रहे हैं। बाकी स्टेचुटरी लॉज हो गए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हो गई, उनको भी, और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज वाले कुछ लॉज होते हैं, जैसे कि कस्टमरी लॉज हो गए, रिलीजियस लॉज हो गए। अब रिलीजियस लॉज में मैं एग्जांपल दूं ट्रिपल तलाक का। ट्रिपल तलाक किसने बनाया था? क्या किसी पार्लियामेंट ने बनाया था या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर से बना था? नहीं, वो एक रिलीजियस लॉ था, बट वो फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावीन कर रहा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर लिया, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि रिलीजियस लॉज हो, कस्टमरी लॉज हो, वो भी उस लॉ की कैटेगरी में आएंगे जिनको अंडर आर्टिकल 13 मेंशन किया गया है। वैसे ही सबरीमाला टेम्पल एंट्री अंडर आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक लॉ नहीं है, बट केशवनाथ भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कुछ ऐसा करती है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे, तो उसको भी हम इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हैं। अब राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 व्हाट इज राइट टू इक्वलिटी? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है स्टेट शेल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ क्या हुआ, मैं आपको नीचे 1 by 1 समझाता हूँ, ठीक है। ये राइट आप याद रखना, जो आर्टिकल 14 है ना, वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और ये फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कुछ ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल हैं, और कुछ राइट्स ऐसे हैं जो बोथ फॉरेनर्स एंड सिटीजन दोनों को अवेलेबल हैं। आर्टिकल 14 ऐसा राइट है जो बोथ सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है और फॉरेनर्स के लिए भी अवेलेबल है। अब सबसे पहले हमने पढ़ा इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ का जो ओरिजिन है वो ब्रिटिश ओरिजिन। सबसे पहले आप याद रखें, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ का ओरिजिन है वो ब्रिटिश ओरिजिन है। ये क्वेश्चन आता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ का कहाँ से ओरिजिन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कहाँ से ओरिजिन है, तो ये चीज़ आप याद रखें, ये ब्रिटिश ओरिजिन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसके 3 पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स इक्वलिटी बिफोर लॉ के 3 हैं। सबसे पहला पॉइंट है एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को कोई फेवर नहीं दिया जाएगा लॉ की नज़र में, ठीक है। इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, कानून की नज़रों में हर कोई बराबर है, मतलब आप ये मान लें कानून की नज़र में हर इंसान बराबर है, हर एक को सेम नज़र से देखा जाएगा, और नो पर्सन इज़ एबो लॉ। इसका मतलब हुआ कि लॉ इज़ एबो एवरीवन, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ का। ना किसी को प्रिविलेज दी जाएगी और हर इंसान को एक ही नज़र से देखा जाएगा, और लॉ सबसे ऊपर है, लॉ इज़ सुप्रीम, ठीक है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का जो ओरिजिन है वो है अमेरिकन ओरिजिन, याद रखना, इसका ओरिजिन है अमेरिकन ओरिजिन। इसका क्या, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, एग्जांपल मान लो एक ऐसा इंसान है जिसके पीछे बहुत सारे डाकू पड़े हुए हैं, ठीक है, और वो उसको मारेंगे। मान लो आप वो डाकू जो हैं वो उसको मारेंगे। अगर उसने सेल्फ डिफेंस में कुछ उनको मारा, मान लो उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, ठीक है, उसको भी कोर्ट में लिया गया। और एक ऐसा इंसान है जिसने विलफुली 4-5 बंदों का मर्डर कर दिया अपने शौक से, तो आप मुझे बताओ क्या दोनों को सेम सज़ा दी जाएगी, या फिर यहाँ पे सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं? सर्कमस्टांसेस ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे डिफरेंट। सेल्फ डिफेंस के लिए एक अपने सेल्फ डिफेंस के लिए दूसरे को मारा, और एक ने अपने फ़न के लिए दूसरे लोगों को कत्ल किया, तो इसमें उनको डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा। तो वही बताया है इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस। अगर तो सर्कमस्टांसेस सेम हैं तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, बट अगर सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं तो दोनों को डिफरेंटली ट्रीट किया जाएगा, ये इसका मतलब है। सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉज टू पर्सन सिमिलरली सिचुएटेड, ये मैंने आपको पहले ही समझाया। अगर बंदे सेम सिमिलरली सिचुएटेड हैं तो उनको सिमिलरली ट्रीट किया जाएगा। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। SC सेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जहाँ पे इक्वल्स और अनइक्वल्स डिफरेंटली ट्रीट होते हैं आर्टिकल 14 डज नॉट अप्लाई, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आर्टिकल 14 में एक छोटा सा कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये कंसेप्ट दिया था A.V. डाइसी ने, और इसी का एक सब एलिमेंट है इक्वालिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या बोलता है? नो पर्सन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट फॉर अ ब्रीच ऑफ लॉ,
किसी भी इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जाएगा जब तक उसने किसी लॉ को ब्रीच ना किया हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है आप घर पे आराम से बैठे हैं और बाहर से पुलिस आके आपको बिना किसी रीज़न के जेल डाल दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। एक इंसान को तब तक पनिश नहीं किया जा सकता जब तक उसने किसी लॉ को ब्रीच ना किया हो, ठीक है। इसके 3 कंसेप्ट हैं। सेकंड कंसेप्ट है इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन्स। ये हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में भी पढ़ा, हर इंसान को एक ही नज़र से देखा जाएगा। और प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल, ये जो प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल है ना, ये ब्रिटिश कंसेप्ट है, ये इंडिया में अप्लाई नहीं होता। इसका क्या मतलब हुआ, जो इंडिविजुअल के राइट है ना वो सबसे टॉप पे हैं, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होगा, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सोर्स ऑफ राइट ऑफ इंडिविजुअल इन इंडिया, ठीक है। इन इंडिया फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट्स आर एप्लीकेबल वाइल थर्ड वन इज़ नॉट एप्लीकेबल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो रूल ऑफ लॉ है दैट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो आर्टिकल 14 है ना उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हम आगे 1 by 1 पढ़ेंगे। जब मैं आपको प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगा, गवर्नर पढ़ाऊंगा, वहाँ पे ये सारे पढ़ेंगे। देखो इम्यूनिटीज़ होती हैं प्रेसिडेंट और गवर्नर की। जब भी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफिस में होते हैं उनके अगेंस्ट आप क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते, उनको इम्यूनिटीज़ दी गई हैं, ठीक है। वैसे ही आर्टिकल 361 इसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी प्रोसीडिंग हो, अगर वो ट्रू है, अगर कोई ऐसी प्रोसीडिंग पब्लिश कर रहा है, मान लो किसी स्टेट लेजिस्लेचर की या पार्लियामेंट की, तो उसको कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। वैसे ही अंडर आर्टिकल 105 और 194 में कहा गया है कोई भी पार्लियामेंटेरियन अंडर आर्टिकल 105 एंड अंडर आर्टिकल 194 कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी मेंबर अगर वो हाउस में कुछ भी बोलें या कुछ भी करें, उनको किसी भी कोर्ट में उस चीज़ के लिए सवाल नहीं किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 का एक और एक्सेप्शन है 31C। 31C क्या है, ये फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है। जब हम 31C पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल समझाऊंगा इसको। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जहाँ पे 31C आता है 31(4) गोज़ आउट, वेयर 31C कम्स इन आर्टिकल 14 गोज़ आउट, नहीं किया जाएगा। अगर मान लो एम्बेसडर है, उसने भी वही क्राइम किया, और एक नॉर्मल सिटीज़न है इंडिया का, उसने भी वही क्राइम किया, तो एक जो एम्बेसडर होगा ना उसको और एक नॉर्मल सिटीज़न होगा उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे। तो बस आज हम इतना ही रखते हैं आर्टिकल 14, कल हम 15 से आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।